अम्मी, आरदम को मैंने मारा था अम्मी। तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? वही दादा आए थे, उन्होंने मुझे दिखाया। ये तुम क्या कह रही हो बुसरा? दादाजी यहाँ आए थे। तुमने सपना देखा होगा। वो सपना नहीं था। या अल्लाह मेहर करना। तुम बहुत थकी हुई सी लग रही हो। उम्मीद है सब ठीक होगा। मैं बुसरा को लेने आया हूँ। क्या बात है सलीम? बुसरा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। बुरहान बाबा चाहते हैं कि तुम वहां पर आओ। कौन बुरहान बाबा? एक काजी हमारे बारे में सब कुछ जानता है। अच्छा किया तुम आ गए। बुसरा मैम के घर चलते हैं। सलीम का भी कुछ पता नहीं है। मैंने मैम को बहुत फोन किया पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। बस उस अजीज ने गांव वालों के साथ मिलकर कुछ उल्टी सीधी हरकत ना की हो। हो सकता है घर में हो। पर सलीम की गाड़ी नहीं दिखाई दे रही।
बोलो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैं बुसरा की माँ हूँ। अच्छा, बुसरा मैम घर पर है? वो सेलिम के साथ बाहर गई है। कहाँ गए हैं वो? मुझे नहीं पता, पर वो सेलिम किसी बुरहन बाबा का नाम ले रहा था। बुरा बाबा कौन है? उनको इतनी रात गए एक बाबा से क्या काम पड़ गया? मैं बुसरा मैम के साथ हॉस्पिटल में काम करती हूँ। उनको इतनी बार फोन किया पर उन्होंने फोन नहीं उठाया तो फिक्र हो गई थी। समझ गई। आओ अंदर आओ। सेलिम, हम कहाँ जा रहे हैं? भरोसा रखो। सेलिम, मैंने एक बहुत गलत काम किया है। मुझे पता नहीं है और मुझे याद भी नहीं है कि कैसे हुआ। अर्दम को मैंने मारा है। वो सपना नहीं था, सच था। मैंने उन लम्हों को फिर से जिया है। हम हकीकत का पता लगाने जा रहे हैं। चलो। सेलिम, कोई चीज है जो मुझे उधर खींचती है। जानता हूँ। जब मैं आई तो वो लेटी हुई थी। वो कार में बेहोश हो गई थी। सेलिम उसको घर में लाया और लिटा दिया। पता नहीं क्या हुआ होगा। हालिल, देवत अंकल को फोन करके पूछो ना बुरा बाबा कौन है। सुनो, तुम दोनों सो जाओ। रात बहुत हो गई, हम कल सुबह खेलेंगे, ठीक है? अब सो जाओ। हेलो, कौन? दाऊद अंकल, हलील बोल रहा हूँ। माफी चाहूंगा आपको इतनी रात में परेशान किया। नहीं, कोई बात नहीं, बोलो। आप किसी बुरहान बाबा को जानते हैं? नहीं, मैं किसी बुरहान बाबा को नहीं जानता। आसपास के गांवों में भी ऐसा कोई आदमी नहीं। इसलिए पूछ रहा था क्योंकि सेलिम और डॉक्टर उसके पास गए। मुझे उनकी फिक्र हो रही थी। रखता हूँ अभी। शब्बा खैर दाऊद अंकल। शब्बा खैर।
बैठो। घबराओ नहीं बेटी। वक्त हो चुका है। दादाजी, तुम सब जान जाओगी। जो सच तुम जानने वाले हो उसको समझना आसान नहीं होगा, और मेरे लिए उस सच को समझना और ज्यादा मुश्किल होगा। इससे पहले कि हम तुम्हें ये सब बताते, तुम्हारा हम पे यकीन होना जरूरी था, तुम्हारा तैयार होना जरूरी था। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था, ये जानने के लिए कि तुम कौन हो, पहले ये जानना जरूरी होगा कि तुम कौन नहीं हो। और मैंने तुम्हें उस कमरे की जमीन को खोदने को कहा था। पहला तुम्हारे अपने अंदर के शैतान को पहचान के खुद से डरना जरूरी था, इसलिए तुम्हें तुम्हारा अतीत दिखाया गया। मैं हमेशा तुम्हारा रहनुमा बना, तुम्हें हर मोड़ पर राह दिखाता रहा। हम हमेशा एक फरिश्ते की तरह तुम्हारे साथ चलते रहे, लेकिन हमारा मकसद तुम्हारी हिफाजत करना नहीं था। सब कुछ वैसे ही शुरू हुआ जैसे तुम्हारी मां ने बताया था। तुम्हारी माएं एक दूसरे को जानती थीं। उनकी कोई औलाद नहीं हो रही थी। एक रात वो केवसर नाम की एक तांत्रिक औरत से मिली थी। उनकी औलाद नहीं हो रही थी और उस औरत ने उनसे कहा कि वो सोने के बदले में उनकी मदद करेगी। उन्होंने उस औरत को अपना सब कुछ दे दिया। उस औरत ने दूसरी दुनिया की दो हस्तियों को, जिनका नाम था सेमहदिस और एपियत, उनको अपना गुलाम बनाकर इस्तेमाल किया। तकरीबन 7 या 8 महीनों के बाद तुम इस दुनिया में आए। ये बात अच्छी तरह से समझ लो कि तुम्हारा जन्म दूसरी दुनिया की दो मासूम हस्तियों के गुलाम बनाने से हुआ है। तुम्हारे अब्बा इस दुनिया के नहीं हैं। क्या ये सब मुमकिन है बाबा? तुम्हारे आसपास बहुत लोग हैं जो ऐसी जिंदगी जीते हैं, पर तुम्हारा मामला उनसे अलग है। वो जिनके बाप दूसरी दुनिया के होते हैं उन्हें एल अमलुक कहते हैं। तुम्हारा शरीर एक दरवाजे का काम करता है। उनका जिस्म, जो तुम्हारी तरह एल अमलुक होते हैं, वो शैतान नफरत को उस दुनिया से इस दुनिया में आकर बुरे काम करने का मौका देते हैं। ये बात अच्छी तरह से समझ लो। लेकिन एल अमलुक को इस बात का एहसास भी नहीं होता है। पर तुम्हारा शाप ज्यादा गहरा है। ये सब फव्वारे के पास के उस पेड़ के नीचे तब शुरू हुआ था जब तुम छोटे थे। चलो उस फवारी वाले पेड़ के पास जाकर मेंढक पकड़ते हैं।
यहाँ से भाग चुके हैं, यहाँ एक भी नहीं है। मैं एक बार पेड़ के पीछे देख के आता हूँ। मैं भी चलती हूँ। मम्मी ने टेस्टी खाना बनाया होगा। देखो देखो, मुझे मिल गया है, ये देखो। मैं डालता हूँ। ये लो, डाल दिया। चलो अब गांव वापस चलते हैं। सेलेम और बुशरा कहाँ है? वो देखो उस पेड़ के नीचे, मैं बुलाकर लाता हूँ। हमने एक मेंढक पकड़ लिया है, चलो घर वापस चलते हैं। हम यहीं रहेंगे। तुम जाओ, हम यहीं रहेंगे। एफरित ने तुम्हारे कमजोर शरीरों पर कब्जा कर लिया और तुम्हें वहां से नहीं जाने दिया। ये एक इत्तेफाक की बात है कि उस वक्त तुम दोनों वहां पर थे, पर वो उन दोनों एफरित के लिए एक मौका था जिन्होंने तुम्हारी जिंदगियों को एक बुरे सपने में बदल दिया। वो एफरित, तेकेल, लियतली, एक मर्द एक औरत जिन्हें उनकी दुनिया से बाहर निकाला गया था, वो वहां पर तुम्हारे शरीरों के अंदर दाखिल हो गए। अंकल, हम मेंढक पकड़ने गए थे, पर बुशरा और सेलिम हमारे साथ वापस नहीं आए। वो एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, उन्होंने कहा वो वहीं रहेंगे। तुम कहाँ गए थे? कौन सा पेड़? वो जो फुव्वारे के पास है। मैं जरा देख कर आता हूँ। बुशरा, बुशरा। वो तुम्हारे शरीरों के अंदर दाखिल हो गए। वही जगह है जहां से वो अपनी दुनिया से निकाले जाने के बाद तुम्हारी दुनिया में आ गए। वो जगह इस दुनिया में आने का दरवाजा है। अपनी दुनिया से निकाले गए तेकेल और लियतली नाम के उन एफरित का मकसद साफ है। वो तुम्हारे शरीरों में घुसकर अपनी दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर इंसानों की दुनिया में आकर अपने खानदान को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो कई सालों से तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। वो कई सालों से तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। उनकी दुनिया में वक्त की रफ्तार अलग है, इसीलिए तुम्हारे जवान होने तक इंतजार करना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। उनकी दुनिया का वक्त अलग रफ्तार से दौड़ता है। वो तुम्हारे जिस्म में तभी समा गए थे जब तुम बच्चे थे। हालांकि तब से कई साल बीत चुके हैं। उनके सिर्फ कुछ मिनट गुजरे हैं। मतलब उन्होंने तुम्हारे शरीरों पर सिर्फ कुछ मिनट पहले ही कब्जा किया है। ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने तुम्हें पास लाने की कोशिश की। उन्होंने तुम्हें दूसरों से दूर रखने की कोशिश की,
क्योंकि उससे उनके इरादों पर पानी फिर सकता था।